फिर वो इसी तरह का एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर को निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, उस तीनों पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल बनाना है। तो पॉइंट्स कहाँ पर रहेगा, सरकमफ्रेंस पर ही रहता है ना। सर्कल तो वही है, स्फीयर नहीं है, यह सर्कल है। तो बीच में खाली जगह है, तो कोई भी पॉइंट कहाँ रहेगा, उसके बाउंड्री पर ही रहेगा ना। तो बोल रहा है 3 पॉइंट है जिससे सर्कल पास करा, वो तीनों से पॉइंट से पास करते हुए एक सर्कल बनाना है, और फिर उस सर्कल का सेंटर के बारे में पता करना है, उस सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा ये पता करना है। ठीक है, तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, उस पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, 3 तरफ कहीं भी जहाँ मर्जी हो। और ये 3 पॉइंट ले लिए, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मान लेते हैं 6 -6 है, इसको मान लेते हैं 3 -7 है, और इसको मान लो कि ये 3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग बना लेंगे तो एक सेंटर लेते हैं, एक जो है सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम डायग्रामेटिकली ठीक से देखें तो 3 हमको यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, 3 वहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, और 3 -7 यहाँ ले सकते हैं, वाई नेगेटिव हो जाएगा नीचे। ऐसे कहीं भी लिखोगे आंसर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 3 और ये हो गया -7, इसको हम लोग ओ मानते हैं, सेंटर है, और इसके कोऑर्डिनेट को x y मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट ले लिया, 3 हो गया। अब बनाना जो है आसान हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगा, उसी से बना देंगे। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं कि ये तो रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया। तीनों चूँकि रेडियस है इसलिए इक्वल हो गया। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। रेडियस है, रेडियस तीनों है ना, इसलिए इक्वल हो। तो इससे 2 इक्वेशन बन जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी एक इक्वेशन बनेगा, और दूसरा बन जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ सी, 2 इक्वेशन बनेगा। तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर कर देंगे, और इधर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर तो फॉर्मूला एक इससे जनरेट करेंगे, एक इससे जनरेट करेंगे, तो दोनों से दो इक्वेशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम लोग बनाएंगे, फॉर्मूला तो वही है। अब क्या है, ये एक्स वाई है, इसको हम लोग x2 y2 बना देते हैं। सेंटर है, इसको हम लोग x2 y2 बना देते हैं, और ये सब को हम लोग x1 y1 बनाएंगे, इसको भी x1 y1 बनाएंगे, इसको भी हम x1 y1 बनाएंगे। तो ए बी सी तीनों को x1 y1 बना दिए, और सेंटर को हम x2 y2 बना दिए। तो उसके हिसाब से ही होगा। तो ओ ए के लिए क्या होगा, अब हम लोग फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ओ ए के लिए सब पहले क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए है, तो x2 माइनस x1 होगा, तो x2 यहाँ पर x है। ठीक है, ओ ए, और x1 जो है 6 है।
ठीक है, प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है, यहाँ y है, और y1 क्या हो गया, -6। y1 क्या हो गया, -6 हो गया। और ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर में x2 क्या है, x1 क्या है, 3। अब y2 क्या है, y2 y है, और y1 क्या है, वो भी 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ a माइनस बी, यहाँ भी a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं तो वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 6x + 2y + 14। ये आ जाएगा हमारा 6x + 2y + 14। ठीक है, 6 + 2y = 14 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। 6x + 2y = 14, ये इक्वेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करने के लिए हमेशा नहीं बताएंगे। अब हम लोग दूसरा लेके चलेंगे। ये तो हम लोग चले इसको लेकर के, OA² OB²। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या लेंगे, अभी हम लोग लिए थे OA और OB ले लिए थे। अब हम लोग लेंगे OB और OC को। OB² = OC²। ठीक है, तो OB ये है, ठीक है ना। OB में x2 कितना है, OB में x2 x है, और x1 3 है। y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, 3। अब OC ये हो गया, OC में x2 कितना है, x है, और x1 कितना है, 3 है। y2 कितना है, y, y1 कितना है, -7। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसमें x² सब कैंसिल होता जाएगा, x भी कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास आएगा वो आएगा 2y = -40, 20y = -40 आएगा। ठीक है, तो y = आ जाएगा -40/20 = -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इस y का वैल्यू 1 में बिठा देंगे, निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, तो y का वैल्यू मिल ही गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in
इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 40, ठीक है। तो हो जाएगा 6x इक्वल टू, ये 14 है, इधर से 4 जाएगा, -4 तो +4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/6 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो हमको सेंटर का मिल गया कोऑर्डिनेट, इसलिए सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। इसलिए सेंटर O, ठीक है ना, का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, XY लिया है ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। y का वैल्यू कितना आया है, -2। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यही हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर, ओके। तो अभी बता रहा है कि 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल लिखे हुआ है, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि राइट ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल भी लिखते हैं। तो और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, मतलब पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लिखा राइट एंगल एट बी, मतलब पॉइंट बी पर जो है ये 90 डिग्री बनाता है। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये वैल्यू निकालना है पी। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और उसमें क्या बोलता है कि दिस ट्रायंगल में राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ। ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया बी पर। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है P3, ठीक है। उसका वो दोनों बाकी जो देना है दे सकते हो ना, तो इधर से A दे देते हैं, ये B हो गया, ये C। A का कोऑर्डिनेट है 4, 7 और C का कोऑर्डिनेट है 7, 3, सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा है, हम कैसे बना देंगे इस क्वेश्चन को। उस राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ना पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है उसके स्क्वायर जो होता है वो बाकी जो दोनों साइड है छोटा वाला, उस दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। यानी ये जो h है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस h, इसको परपेंडिकुलर लेंथ और इसको हम लोग बेस लेंगे, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना, h स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है ना। तो इसी रिलेशनशिप के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो P क्या है, ए बी, यानी ए बी स्क्वायर, B क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो गया, और H क्या हो गया ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब क्या है, सबका ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सबका निकाल लेना है इससे। तो ए बी स्क्वायर क्या हुआ, x2 माइनस x1 ए बी, ए बी, ठीक है, ये जाना ए बी सी है। तो इसका लेंथ निकालना है ना, इसका लेंथ निकालना है। तो किसी को भी तुम x1 और x2 मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, जिसको मानना है मान सकते हो। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है।
इसको भी हम लोग मान लेंगे x1 y1, इसको भी तो दिक्कत हो जाएगा फिर AC में। ठीक है, वैसा मानना यहाँ संभव नहीं है, हम लोगों के हिसाब से अपना होगा हर बार। अब जैसे A B है, A B है, तो पहले A लिखे हुए हैं तो ये हो गया x1 y1 और B हो गया x2 y2, ऐसे कर सकते हो, कोनो मान सकते हो। इसको x1 y1 माने तो इसको हम x2 y2 मानेंगे, इसको अगर x1 y1 माने तो इसको x2 y2 माने, और तुम्हारा मर्जी है जिस पर तुम मान लो। ठीक है, तो हम जैसे मान लेते हैं इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, x2 y2। ठीक है, सबका फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो गया AB के लिए। ठीक है, फिर BC के लिए भी यही फॉर्मूला लिखाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू फिर AC के लिए ये हो गया हमारा, BC के लिए, AC के लिए भी फिर वही लिखाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अपना अपना कहाँ पर कौन x2 होगा वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो हमको पहले AB के लिए देखना है, AB के लिए, AB के लिए तो इसको हम x1 y1 मानेंगे और इसको हम x2 y2 मानेंगे। जनरली बाद वाले को हम लोग O2 मानते हैं, तो बाद में क्या लिखे हैं B, तो B को हम लोग 2 मान लेंगे। तो y2 हो गया, x2 हो गया P और x1 हो गया 4। ठीक है, y2 हो गया 3 और y1 हो गया 7। ठीक है, अब BC के लिए है ये BC, BC तो C बाद में है, B पहले है, इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको हम x2 y2 मानेंगे। C है बाद में, इसको 2 लेंगे, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो यहाँ पर x2 क्या हो गया 7। ठीक है, x2 क्या हो गया 7 और x1 क्या हो गया P। उसके बाद y2 क्या हो गया 3, y1 क्या हो गया भी 3। ठीक है, अब इक्वल टू इस साइड AC, AC लिख रहे हैं, AC, C बाद में है, A पहले है, इसको हम x1 y1 मानेंगे, इसको हम x2 y2 मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो 2 हो गया, x2 हो गया हमारा 7 और x1 हो गया 4। ठीक है, y2 हो गया हमारा 3 और y1 हो गया 7। ठीक है, ये सारा चीज़ लिखे, इस सब को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टराइजेशन होगा, कैलकुलेट करोगे, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, फैक्टराइजेशन के हेल्प से P का वैल्यू आएगा। तो P का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास P माइनस 7। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा जो है P का 2 वैल्यू आएगा, P माइनस 7 इंटू P माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके हेल्प से P का वैल्यू कितना होगा 7 होगा और फिर P का वैल्यू जो है 4 होगा। P का वैल्यू दो मिल गया, 7 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। P का वैल्यू 7 भी मिल गया और 4 भी मिल गया। ठीक है, अगर P का वैल्यू 2 मिला है हमको, 7 मिला है और 4 भी मिला है, तो जो है कोऑर्डिनेट जो B का होगा, B का 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमको,
बी का 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। एक बार पी का वैल्यू 7 देंगे तो हो जाएगा 7 3, ठीक है। बी का दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 4 3, ठीक है। 7 3 भी होगा और 4 3 भी होगा। P3 है ना बी का कोऑर्डिनेट, तो पी का वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हो गया 7 3, और अगर पी का वैल्यू 4 लेते हैं तो कोऑर्डिनेट हो गया 4 3। लेकिन 7 3 अगर लेने के बाद क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो जाता है। पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों सेम हो जाएगा ना, ये भी 7 3, ये भी 7 3। तो बी और सी दोनों का कोऑर्डिनेट एक हो गया। दोनों कोऑर्डिनेट एक हो गया मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो गया। तब तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ये सी उठ के यहाँ पर आ जाएगा तो सिर्फ वैसे रह जाएगा। ये सी उठ के यहाँ आ जाएगा, एक सिंपल डंडा हो जाएगा ना, एक लाइन हो जाएगा सिंपल। क्योंकि सी का कोऑर्डिनेट 7 3 और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट भी 7 3 अगर हो जाता है, 7 अगर पी का वैल्यू होता है तो ये भी 7 3 होगा। तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गया। तो कोऑर्डिनेट सेम है तो ये पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकता है, बी एंड सी दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा। यानी सी उठ करके बी पर ही आ जाएगा। तो ये स्पेस नहीं रहेगा ना, सी उठेगा, उठ के आके इस पर आ जाएगा। तो सिर्फ यही डंडा दिखाई देगा ना, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब जो है पी का वैल्यू जो 7 आ रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जब हम ये कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि जब हम p का वैल्यू 7 लेते हैं, कोऑर्डिनेट 7 3 होता है और c का भी कोऑर्डिनेट 7 3 है, तो सेम कोऑर्डिनेट 2 डिफरेंट पॉइंट्स का संभव नहीं है। इसका मतलब b और c दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो b और c जब एक ही पॉइंट पे आएगा तो वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो सेकंड कोऑर्डिनेट डेवलप हुआ 4 3 वाला, ये एक्सेप्टेबल है और इसी में ट्रायंगल बनेगा। इसलिए हमारा आंसर होगा p का वैल्यू 4। इसलिए हमारा आंसर जो है p का वैल्यू 4 है, ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई आपको? ओके। हम लोग जो है अब नया क्वेश्चन एक लेंगे। इसमें बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब कि 1 2 3 पॉइंट जो दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, ठीक है। ये बता तो प्रूफ करना है कि वर्टिसेस इक्विलैटरल का ही है कि नहीं है। 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ये तीनों वर्टिसेस के आधार पर ये हमको प्रूफ करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है या नहीं है। तो कैसे प्रूफ होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। तो अगर हम इस वर्टिसेस के हेल्प से ये प्रूफ कर दें कि तीनों साइड इक्वल है तो हो गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसलिए हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं, ठीक है। हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ठीक है। तीनों में से जिसको मानो पॉइंट दे दो, बना लेते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट दे देते हैं ए, बी का कोऑर्डिनेट दे देते हैं -a और सी का कोऑर्डिनेट दे देते हैं -√3a, ठीक है। तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिए। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो हमको तीनों साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। अगर इक्वल हो गया तो ठीक है, नहीं इक्वल हुआ तब तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब हम लोग निकालेंगे उसके एरिया को, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को निकालेंगे। तो पहले तो हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं। तो उसके लिए हमको निकालना होगा AB² का वैल्यू, ठीक है।
ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ए बी स्क्वायर का वैल्यू फॉर्मूला तो वही होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, वही फार्मूला है और तो कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग जिसको मन हो उसको x1 y1 माने। जनरली क्या करते हैं, जिधर से जैसे ए बी लिखे हैं तो ए को x1 y1 मानेंगे, बी को x2 y2 मानेंगे। ठीक है ना। ए बी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी बाद में लिखे हैं, ये पहले लिखे हैं, तो ए को हम लोग मानेंगे x1 y1 और बी का मान लेंगे x2 y2। ठीक है ना। तो इसमें जो x2 y2 मान लेंगे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है। तो हम x2 मानेंगे, इसको ए भी निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया माइनस ए, दोनों तो माइनस ए है, x2, x1 क्या है ए। ठीक है। उसके बाद y2 माइनस ए है और y1 क्या है ए। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, माइनस 2a स्क्वायर हो गया और ये भी माइनस 2a स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 8a स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो ए बी स्क्वायर के लिए हुआ। अब हम ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर करेंगे 8a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 8 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। ठीक है। 8 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 8 का क्या होगा 4 इंटू 2a स्क्वायर, ही ना होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, इसका तो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 रूट क्या आएगा 2 रूट 3 आएगा। ठीक है। तो 8a स्क्वायर आ गया है। तब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, 2 रूट 2a, 2 हो गया, इसका रूट 2 हो गया और ये हो गया, यही हमारा जो है ए भी निकला। इसी तरह से हम लोग बी सी निकाल लेंगे, इसी तरह से हम लोग ए सी निकाल लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से निकाल लेंगे। जब हम बी सी निकालेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। जब हम बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ठीक है। इसी तरह से हम लोग जब निकालेंगे तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 8a स्क्वायर। ठीक है। इसीलिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2a। फिर हम लोग निकालेंगे ए सी, फिर हम लोग निकालेंगे ए सी। तो ये पहले बोल रहे हैं ना ए सी, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। तो फिर हम उसी तरह से ए सी निकाल लेंगे। ए सी का भी वैल्यू आता है इतना ही। ठीक है। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, ये भी आएगा 8a स्क्वायर, इसलिए ए सी का भी वैल्यू आ गया 2 रूट 2a। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। क्या आ रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों इक्वल है ना, तीनों साइड इक्वल हो गया इस ट्रायंगल का, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक चीज तो प्रूव हो गया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
अब हमको एरिया निकालना है। एक चीज़ प्रूफ हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए उसका इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तो √3/4 है, सारा साइड इक्वल है। साइड कितना है? 2√2a, 2√2a। ठीक है, तो √3/4 इसको स्क्वायर करेंगे फिर वापस क्या आ जाएगा? 8a² आ जाएगा ना, 8a²। तो 4 दूनी 8 कट गया, तो फाइनली क्या आएगा? √3a² यूनिट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, √3 और 2 भी तो आ गया, तो ये हो जाएगा 2√3, 2 है यहाँ पर, 2√3a² यूनिट। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, दो आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का फिर हमने एरिया को निकाल दिया। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तीनों जो है वर्टिसेज है किसका? आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आइसोस्केल्स मतलब दो साइड इक्वल, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, उसके साथ उसके दो साइड इक्वल है, यानी बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पी और बी दोनों इक्वल रहेगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मीनिंग यही होता है कि उसका जो पी है और बी है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको प्रूव करना होगा कि पी और बी इक्वल है, तभी तो ये आइसोस्केल होगा। और फिर किसी एक पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल होगा, कौन सा पॉइंट पे होगा ये देखना होगा कि ए पर होगा, बी पर होगा, सी पर होगा। ठीक है, तब तक हम लोग बी पर एक ऐसा मोर और लेस आइडिया बना करते हैं कि बी पे होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। लेकिन ये ड्राइंग परफेक्ट तभी होगा जब बी पर 90 डिग्री निकल जाए। नहीं निकलेगा तो फिर हम नाम बदल देंगे, जो पॉइंट पर 90 डिग्री आएगा वो पॉइंट हम डाल देंगे वहाँ पर 90 डिग्री के पास। ठीक है, जनरली आदत होता है ए बी सी लिखने का, इसीलिए हम उस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं। तो कहता है कि इसमें दो जो है ए का हम ए का क्या लेते हैं? -3 0, बी का है 1 -3 और सी का है 4 1। ठीक है, इसको मान के चलते हैं, कभी 90 है, अब नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मान लेंगे। तो आइसोस्केल्स तो तभी होगा जब ए बी और बी सी या कोई भी दो साइड इक्वल होगा। तो इसमें 3 साइड है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे। राइट एंगल तो तभी होगा जब दो डिफरेंट साइड के स्क्वायर के बराबर तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो राइट एंगल्ड हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो होगा। दूसरा चीज़ होगा आइसोस्केल्स तभी होगा जब दो साइड इक्वल होगा। तो हमको पहले तीनों साइड का लेंथ निकाल लेंगे, तभी तो हमको कुछ पता चलेगा। इसलिए सबसे पहला टारगेट है कि हम लोग तीनों साइड के लेंथ को निकाल लें। तो पहला हम लोग निकालेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वही है ए बी स्क्वायर का, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, ए बी बोले हैं
ए बी बोल रहे हैं, तो ये x1y1 होगा, ये x2y2 होगा, है ना। बी बाद में बोल रहे हैं ना, तो उसको 2 मान लेंगे। एक आइडिया बना लिया। ऐसे हम किसी को अब x1y1 x2y2 किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका तुम्हारा मन है कैसे भी सॉल्व करोगे वो बनेगा ही। इसको भी 1 मानेंगे तो भी बनेगा, इसको भी 1 मानेंगे तो भी बनेगा, तो इसका कुछ नहीं है, ठीक है, अपना मर्जी है। लेकिन एक इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जिसको पहले लिखते हैं उसको 1 मानते हैं, जिसको बाद में लिखते हैं उसको 2 मानते हैं। इसलिए ए पॉइंट को हम x1y1 मान लेंगे, बी पॉइंट को x2y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 हो गया 1 और x1 हो गया -3, ठीक है। उसी तरह से अब y2 देखते हैं। y2 है -3 और y1 है 0, ठीक है। ये हो गया 1 + 3 4 स्क्वायर हो गया, ये -3, ये -3 स्क्वायर हुआ। ये कितना हो गया 16, ये हो गया 3 × 9, तो कितना हो गया 16 × 9 25 हो गया। तो AB स्क्वायर हो गया 25। तो AB कितना होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आ जाएगा कितना 5 यूनिट्स आएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। AB निकाल लिए ना, इसी तरह से BC स्क्वायर को हम कैलकुलेट करते हैं। BC स्क्वायर, इसको और इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये भी 5 यूनिट आ जाता है। तो BC जब लिखे हैं तो ये x1y1 होगा और ये x2y2 होगा। इसको पहले लिखे हैं x1y1 और ये होगा x2y2। तो उसी तरह से उस फॉर्मूला सेट कर लेंगे, इसी तरह से निकाल लेंगे BC का भी। तो BC का भी BC भी आता है 25, तो BC हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25 = 5, ठीक है। तो AB निकल गया, BC निकल गया, ठीक है। AB भी निकल गया, BC भी निकल गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि AB 5 है, यानी AB हमको निकल गया 5 यूनिट और BC भी निकल गया 5 यूनिट। तो आइसोस्केल तो हो गया, दो साइड इक्वल हो गया ना, तो आइसोस्केल्स हो गया। AB और BC इक्वल है, जिसमें B कॉमन है। AB और BC इक्वल है और जिसमें कि B कॉमन है, दोनों में B है। AB BC, तो B कॉमन हो गया, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है और उसमें कॉमन भी यही है। तो कॉमन यही है ना, इसलिए ये 90 डिग्री होगा। इसलिए राइट एंगल एट B, क्योंकि AB है और BC है ना। तो हेयर AB = BC = 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी वो आएगा तब ना। इसका मतलब ये हुआ आइसो स्केल्स ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब हो गया आइसो स्केल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा AC स्क्वायर का निकालेंगे। तो AC स्क्वायर का जब आप निकालोगे तो ये होगा x1y1 और ये हो जाएगा x2y2। AC स्क्वायर निकालोगे तो ये होगा x1y1 और ये हो जाएगा x2y2। तो x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग लिखेंगे। जब फार्मूला लिखेंगे ना तो AC स्क्वायर जो आता है ना वो 50 आता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे तो फिर AC जो है स्क्वायर रूट ऑफ 50 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10, 5 × 10 लिख सकते हैं ना, नहीं ऐसे नहीं लिखें, 5 × 5 × 2 लिखते हैं। तो 5 का जो है 5 निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा, ठीक है। तो AC निकल
AC निकल गया 5√2, ये सब था 5 यूनिट 5√2, तो तीसरा साइड बड़ा तो निकल गया ना, 2 साइड से तीसरा साइड बड़ा है, मतलब यही हाइपोटेनस होने वाला है। अब हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा ये देखने के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन इसके स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं, तभी ना होगा। अब हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको निकालना होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का कितना होता है वैल्यू। तो ये AB स्क्वायर का वैल्यू आया था, AB स्क्वायर का वैल्यू आया था 25, BC स्क्वायर का भी वैल्यू आया था 25, ये हो गया 50, ठीक है। और फिर AC स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं कितना आया है, ये भी 50 आया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, thus triangle ABC is right आइसो इसके तो पहले दे दिए, राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। तो पॉइंट B पर ये राइट एंगल्ड हो गया, यही तो प्रूफ करना था। अब बोलता है हाँ एक और एरिया भी निकालना है ना, एरिया भी तो निकालना है एक, अभी इसमें और एक हिस्सा बाकी है इस क्वेश्चन में। तो ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब जो है एक और चीज़ निकालना है, वो उसको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस तो हो गया BC और हाइट हो गया AB, तो हाफ इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो गया, 12.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया है इसलिए इसमें स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। इसको रिवीजन कर लोगे, अच्छे से बना लोगे, क्लियर।